हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेट वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब लोग मस्त, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो कल हमने पढ़ा था मौर्योत्तर एवं मौर्योत्तर काल के बारे में, और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल। हमारी क्लास की स्पीड थोड़ी तेज रहेगी क्योंकि कम समय में अधिक क्वेश्चनों को हमें रिवाइज करना है, और हमारा टारगेट रहेगा 50 प्रश्नों का। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास को आप पूरा देखिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, और मैं वही टॉपिक करा रहा हूँ जो कि आगामी बीपीएससी फेज सेकंड के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, और क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन है कृष्ण देव राय ने। विजयनगर साम्राज्य के तुलुप वंश के शासक कृष्ण देव राय ने 1509 से 1529 ईस्वी अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी, और कृष्ण देव राय को कन्नड़ राज्य में राम रमण तथा आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा तेलुगु में राजकीय कला पर लिखी गई पुस्तक आमुक्त माल्यवाद बहुत प्रसिद्ध है। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी विष्णु शर्मा के द्वारा। पंचतंत्र के रचयिता पंडित विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र को नीति कथाओं में प्रथम स्थान प्राप्त है। पंचतंत्र को 5 तंत्रों या भागों में बांटा गया था: मित्रभेद, मित्रलाभ, काकोलुकीय, लब्ध प्रणास तथा अपरीक्षित कारक। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी गुप्त कला की। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद प्रयागराज के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां गुप्त काल की कला के महत्वपूर्ण अवशेष है। गुप्त मूर्ति कला में बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों के अतिरिक्त गैर धार्मिक विषयों में मूर्तियां भी बनाई गई थी। सारनाथ, मथुरा और पाटलिपुत्र गुप्तकालीन मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र थे। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराज धिराज की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल लगभग 319 ईसा पूर्व से 335 ईस्वी तक है, और ये गुप्त वंश का प्रथम शासक था जिसने महाराज धिराज की उपाधि धारण की थी। नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? तो इसका सही होता है ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश के 3 प्रमुख शासकों में समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, परंतु नालंदा ताम्रलेख के अनुसार परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की थी। समुद्रगुप्त के विजयों की जानकारी इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, जो गुप्त वंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित लेख है। समुद्रगुप्त के विजयों से प्रभावित होकर विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, और प्रयाग प्रशस्ति के भी 21वीं पंक्ति में आर्यवर्त के 9 शासकों का वर्णन मिलता है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को। इलाहाबाद स्तंभ लेख अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यवर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी 9 शासकों का। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी हरिसेन। समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किसमें मिलता है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी इलाहाबाद अभिलेखों में। किस वंश के सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो इसमें सही जवाब होता है ऑप्शन सी गुप्त वंश ने।
विगत विकल्पों में सर्वाधिक समय का शासन गुप्त वंश ने किया था। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। चंद्रगुप्त प्रथम पहला गुप्त शासक था जिसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। इसके द्वारा 319 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रचलन कराया गया था। गुप्त वंश का शासनकाल 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक माना जाता है और गुप्त वंश का प्रथम शासक श्री गुप्त 275 से 280 ईस्वी और अंतिम शासक विष्णुगुप्त 540 से 550 ईस्वी था। गुप्त स्वर्ण मुद्राओं को उनके अभिलेख में दीनार कहा जाता था। गुप्त शासकों ने मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया और गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर का उपज का 6वां भाग था। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। R. S. शर्मा ने तर्क दिया था कि गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में धन अर्थव्यवस्था का पतन दिखाता है। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए गुप्त काल की। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए गुप्त वंश ने। गुप्त वंश युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी उपज का 6वां भाग। किसने तर्क दिया था कि गुप्त और गुप्तोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी R. S. शर्मा के द्वारा। गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में किस नाम से अंकित है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी दीनार के नाम से। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न में दिए गए चारों विकल्पों में से संबंधित व्यक्ति गुप्त काल में चिकित्सा से संबंधित नहीं है। भारत में चिकित्सा से संबंधित दो महत्वपूर्ण व्यक्ति चरक और सुश्रुत हैं। इन दोनों का संबंध मौर्योत्तर काल से है। ताम्रलिप्ति बंदरगाह का प्रयोग गुप्त काल में उत्तर भारत के व्यापार के लिए किया जाता था। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, ये आर्यभट्ट ने कहा है। गुप्त काल में बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था और देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तकालीन स्थापत्य का प्रमुख उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का मंदिर है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी देवगढ़ का दशावतार मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए प्रयोग किया गया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी ताम्रलिप्ति। इनमें से किसने पहली बार ये व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? इसका सही होता है ऑप्शन ए आर्यभट्ट ने। किस प्रकार भूमि को अपरहत कहा जाता था? इसका सही होता है ऑप्शन ए बिना जोती हुई जंगली भूमि। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के काल में भारत की यात्रा की थी। यद्यपि फायान ने अपने यात्रा वृत्तांत में समकालीन शासक के नाम का उल्लेख नहीं किया है, किंतु उसमें चंद्रगुप्त कालीन भारत की सांस्कृतिक दशा का सुंदर वर्णन प्राप्त होता है और चंद्रगुप्त सेकंड गुप्त वंश का प्रसिद्ध शासक था जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था। शकों को पराजित करने के कारण इसे सकारी भी कहा जाता था। इससे इसे सोपारा काम में भड़ौच बंदरगाह की प्राप्ति हुई और इसी के उपलक्ष्य में इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। मेहरौली लौह स्तंभ लेख का चंद्र चंद्रगुप्त द्वितीय ही था। चंद्रगुप्त द्वितीय किस साम्राज्य के शासक थे? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी गुप्त वंश के। मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख का चंद्र संबंधित है। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय से। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित किया और इस कारण सकारी कहलाया? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय।
किसके द्वारा तीन प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा, कॉम्बे और बड़ौच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया था? इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? इसका सही जवाब था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त सम्राट जिसे हूणों को पराजित किया था, इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त। गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त द्वारा हूणों को पराजित किया गया था। और भीतरी अभिलेख गाजीपुर के 8वें श्लोक में हूणों के साथ युद्ध होने का उल्लेख मिलता है। हूणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में स्कंदगुप्त ने किरमादित्य की उपाधि धारण की थी। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, विशाख दत्त। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस व देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक लिखे हैं। कुमार संभव महाकाव्य की रचना कालिदास ने की है। बाणभट्ट ने अष्टांगिक नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की। और बृहद संहिता पुस्तक के लेखक बराह मिहिर हैं। अमर सिंह के अमर कोश ग्रंथ के 12 प्रकार के भूमियों का वर्णन मिलता है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार कौन है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, विशाख दत्त। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, आर्यभट्ट बृहद संहिता। अमरकोश में कितने प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, 12 प्रकार की। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, बाघभट्ट। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, कालिदास ने। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, जावा सुमित्रा से। गुप्त काल के बाद बिहार के साथ ही साथ समूचे भारतीय क्षेत्र में व्यापारिक उद्देश्य से दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाई, जिसमें इंडोनेशिया ने स्थित जावा और सुमात्रा द्वीपों का महत्वपूर्ण स्थान है। पाल शासकों विशेषकर देवपाल, जिसके साम्राज्य में बिहार का संपूर्ण भाग था, के काल में शैलेंद्र वंशी शासक ने विक्रमाशिला विश्वविद्यालय को अनेक गांवों को दान में दिया था। मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना नान्यदेव ने की। इस वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही होता है ऑप्शन ए, नान्यदेव। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, हरि सिंह। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, गुप्त। नालंदा बिहार प्रांत की राजधानी पटना के दक्षिण में स्थित है। और सर्वप्रथम यहाँ एक बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई। चीनी यात्री हेनसांग लिखता है कि इसका संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों की प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमार गुप्त प्रथम से की जाती है, जिसकी सुप्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। नालंदा विश्वविद्यालय को मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने 1202 ईस्वी में नष्ट कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, मथुरा। हेनसांग हर्षवर्धन के काल में 606 से 647 ईस्वी में भारत आया था। और तत्कालीन समय में मथुरा सूती वस्त्र के उत्पादन का प्रमुख केंद्र था, जबकि वाराणसी रेशम के वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। चीनी यात्री हेनसांग ने 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, नालंदा विश्वविद्यालय में। थानेश्वर राजधानी थी? इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, बर्धनों की। थानेश्वर पुष्यभूति वंश बर्धनों से संबंधित हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी। और ये 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पुष्यभूति वंश की राजधानी बनी थी।
ये आधुनिक दिल्ली तथा प्राचीन इंद्रप्रस्थ के नगर के उत्तर में अंबाला करनाल के मध्य स्थित था। हर्षवर्धन के काल में इसका महत्व बढ़ गया और वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति ने किया था। हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री हेनसांग ने 629 से 645 ईस्वी तक भारत की यात्रा की और हर्षचरित की रचना हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने किया था। बाणभट्ट मूलतः प्रीतिकूट गांव का रहने वाला था। कवि बाण निवासी था, इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी हेनसांग ने। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए पुष्यभूति ने। चीनी यात्री को युवान चुवांग भारत कब पहुंचा था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी 629 ईस्वी में। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। तो ए का दो, चंद्रगुप्त फर्स्ट कुमार देवी से, समुद्रगुप्त प्रयाग शिलालेख से, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से और कुमारगुप्त फर्स्ट महेंद्र दत्त से। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए 2, 3 और 4, 1। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी राजतरंगिणी। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी का है। ये संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। किरात अर्जुनियम पुस्तक के लेखक भारवी पल्लव काल के थे और पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के बड़ी संख्या में सातवाहनों के द्वारा जारी किए गए थे। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी। इसका सही जवाब ऑप्शन ए सातवाहनों द्वारा। किरात अर्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? इसका सही जवाब ऑप्शन डी भारवी ने। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और कल का हमारा टॉपिक रहेगा 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति।